नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। शुरुआत आकर्षक चेहरों से। राजनीति के आकर्षक चेहरे। यूपी की बिसात में 4 आकर्षक चेहरे प्रधानमंत्री मोदी और मायावती को घेरेंगे। एक तरफ जो पोस्टर की तैयारी हो रही है उसमें राहुल और अखिलेश, हमारी संवाददाता मौसमी ने इसे भेजा और बताया यही छपेगा, और दूसरी तरफ डिंपल और प्रियंका, भाई बहन पति पत्नी। सवाल यह है कि इस दौर में मौजूदा वक्त में चेहरों के जरिए सियासत साधी जा सकती है, या फिर इसके आगे का सवाल यह है कि इस देश में सियासत का मतलब परिवार है, या फिर इसके आगे की स्थिति लोकतंत्र। जब पार्टियों के भीतर नहीं तो देश में लोकतंत्र कैसे आएगा? और वो सारे सवाल जो लगातार उठते हैं, चाहे वो गरीबों के हों, किसानों के हों, मजदूरों के हों, ये सवालों का समाधान मिलता क्यों नहीं? तो आइए आज टटोल लिया जाए, क्योंकि अब की बार सिर्फ परिवार। शुरुआत कहां से की जाए? चलिए आपको लिए चलते हैं 51 बरस पहले। देखिए जरा। I, Indira Gandhi, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance 24 जनवरी 1966। जी, ठीक 51 बरस पहले की यह तस्वीर है। इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और वंशवाद के बीच देश के संसदीय लोकतंत्र में समा गए। और 51 बरस बाद आज की तस्वीर। हर चेहरा परिवार का, हर परिवार सबसे ताकतवर, ताकत सत्ता की, सत्ता जनता के नाम पर, नारा लोकतंत्र का, लेकिन टिकट बेटे भतीजे, बेटी पत्नी, भाई समधी, इन्हीं सबको। तो पारिवारिक लोकतंत्र का ऐसा लिखित संविधान जहां सत्ता चंद हथेलियों में समाये और लोकतंत्र के नाम पर कहीं गांधी परिवार तो कहीं संघ परिवार तो कहीं हर नेता का परिवार ही सब कुछ होता चला जाए। जी, कांग्रेस में कोई सोच नहीं सकता बिना गांधी परिवार के कांग्रेस हो भी सकती है, और बीजेपी में कोई सपना भी नहीं देख सकता बिना संघ परिवार के कोई बीजेपी अध्यक्ष बन सकता है, या उसकी कोई पहुंच पकड़ भी हो सकती है। और छत्रपों में परिवार ही पार्टी, पार्टी ही परिवार। मां बेटे की सरकार गई। तो क्या जिस परिवारवाद को निशाने पर लेकर देश में वोटरों के सामने लोकतंत्र की बिसात हर वक्त बिछाई जाती है, उसके हर खाने में सत्ताधारी पहले से ही अपने खाने तय कर लेता है? क्योंकि इस बार भी पंजाब चुनाव में 35% टिकट परिवार वालों को ही मिला, उत्तराखंड में 28% टिकट परिवार वालों में बांटा जा चुका है, और यूपी में 38% टिकट बड़े नेताओं के परिवार वालों को मिल चुका है। तो फिर लोकतंत्र के नायाब कटघरे में उन कार्यकर्ताओं का नंबर कब आएगा जो नारे लगाते हैं और नेहरू के दौर में चवन्नी देकर पार्टी ज्वाइन करने से लेकर वाजपेयी के दौर में 1 रुपए में फॉर्म भरकर पार्टी सदस्य बनते बनते अब तो मोदी के दौर में एक मिस कॉल के जरिए भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ने की परंपरा शुरू हो चली है। 10 करोड़ 43 लाख मतलब इतने सदस्य अब तक बन चुके हैं। तो क्या लोकतंत्र का कहकहरा वाकई झूठा है? क्योंकि इस कहकहरे का सच तो यही कि परिवार से बड़ा तंत्र कुछ भी नहीं, और इस तंत्र के आश्रय ही लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की रोजी रोटी चलती है। जबकि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हो, ये गांधी परिवार से इतर सोचा नहीं जा सकता। तो बीजेपी में संघ परिवार की सहमति के बगैर कोई अध्यक्ष बन नहीं सकता, और कांग्रेस बीजेपी से इतर दक्षिण से लेकर उत्तर और पश्चिम से लेकर पूर्व तक किसी भी राजनीतिक पार्टी में झांक लीजिए, वहां परिवार ही पार्टी है। मसलन मुलायम यादव की समाजवादी पार्टी जो अब अखिलेश की हो चली है, लालू यादव की आरजेडी जो अब उनके बेटों की हो चली है, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना जो अब उद्धव की हो चली है, करुणानिधि की डीएमके जो अब स्टालिन की हो चली है, बीजू पटनायक की बीजेडी जो अब नवीन पटनायक की हो चली है, मायावती की बीएसपी, अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती परिवार की पीडीपी, चौटाला की आईएनएलडी, अजीत सिंह की आरएलडी, शरद पवार की एनसीपी। जी, पार्टी में लोकतंत्र नहीं, टिकट बांटने में लोकतंत्र नहीं, तो फिर देश में लोकतंत्र कैसे होगा और लाएगा कौन? यानी आरक्षण खत्म कर जो राजनीति बराबरी का मौका दिए जाने के हक में है, वही राजनीति परिवार के लिए राजनीति का कारपेट बिछाकर जब सुविधा देती है, तो फिर ये मानसिकता कौन सी बराबरी समाज में कैसे लाई जाएगी? और आरक्षण राजनीति का सबसे तीखा हथियार होगा क्यों नहीं? क्या वाकई कोई नेता इसे बताएगा? और शायद वजह भी यही है। संसद के भीतर झांक लीजिए, विधानसभा के भीतर भी झांक लीजिए, वहां पर जिन नीतियों को
कहा जाता है लागू कराने का जिक्र होता है और इस देश में हाशिए पर पड़े तबके को मुख्यधारा से जोड़ने का जिक्र होता है। यह जिक्र बीते 70 बरस से क्यों हो रहा है? हालात जस के तस क्यों है? इसका एक नजारा हम आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश में। टिकटों का ऐलान और अब की बार सिर्फ परिवार। सबको अवसर अधिक दिए जाए, शिक्षा अधिक दी जाए, इस प्रकार प्रयत्न करना चाहिए। इसके आगे आरक्षण देना थोड़ा अलगाववाद बढ़ाने वाली बात है, ऐसा लगता है। तो आरक्षण खत्म कर जिस समानता के अधिकार का जिक्र संघ के प्रवक्ता मनमोहन वैद्य कर गए, उसी समानता की धज्जियां टिकट बांटते वक्त उसी बीजेपी ने उड़ा दी जिसका राजनीतिक शुद्धिकरण का दावा भी संघ परिवार ही करता है। यानी चुनाव लड़ने का मौका देने में भी परिवार का आरक्षण या कद्दावर नेताओं के परिवार को सुविधा। फिर इस देख लीजिए, राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह नोएडा से, कल्याण सिंह के पोते संदीप अतरौली से, सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण गोंडा से, सांसद हुकुम सिंह की बेटी मृंका सिंह को कैराना से, प्रेमलता कटियार की बेटी नीलिमा कटियार को कल्याणपुर से, स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कर्ष मौर्य को ऊंचाहार से, रामलाल राही के बेटे सुरेश राही को सीतापुर के हरगांव से, लालजी टंडन के बेटे आशुतोष टंडन लखनऊ उत्तर से और सांसद सर्वेश सिंह के बेटे सुशांत सिंह बड़ापुर से। जी, इन्हें टिकट दिया गया है। और नरेंद्र मोदी परिवारवाद का विरोध किस तरह करते हैं इसका अंदाजा उनके इस ट्वीट को देखकर समझा जा सकता है। तो बात सिर्फ यूपी की नहीं, उत्तराखंड में बीजेपी ने पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के बेटे सौरभ बहुगुणा को टिकट दे दिया है। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष यशपाल आर्य बीजेपी में आए तो उन्हें और उनके बेटे संजीव आर्य को उन्हें भी टिकट दे दिया गया। पूर्व सीएम बीसी खंडूरी की बेटी रितु खंडूरी को भी टिकट दे दिया गया। और यह हाल सिर्फ बीजेपी का नहीं, सभी पार्टियों का है। समाजवादी पार्टी तो परिवारवाद के ही नाम पर चलती है और आज ही मुलायम सिंह के दूसरे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव का अखिलेश ने टिकट भी कंफर्म कर दिया। चचा शिवपाल जसवंत नगर से तो पहले ही टिकट पा चुके हैं। आजम खान के साथ इस बार उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को भी टिकट दिया गया है। और बुलंदशहर के सिकंदराबाद सीट से मुलायम के समधी लालू यादव के दामाद राहुल यादव चुनाव लड़ेंगे। तो मुद्दा किस किस का, लेकिन मुद्दा बीजेपी का इसलिए क्योंकि उसी ने वंशवाद और परिवारवाद को चुनावी मुद्दा बनाया। ये भाई भतीजावाद, ये भाई बाप बेटावाद, ये रिश्तेदारी का कारोबार ऐसे परिवारवाद की चुंगाल से मुक्त नहीं कराओगे। लेकिन अब सवाल तो सिर्फ परिवारवाद का भी नहीं है, सवाल तो कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दूसरी पार्टी से आए नेताओं को टिकट देने तक का पहुंचा है। क्योंकि बाराबंकी में बीजेपी ने मोदी के धुर विरोधी रहे समाजवादी पार्टी नेता बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे राकेश को टिकट दे दिया तो कार्यकर्ता सड़क पर उतर। जो दिया जा रहा है या उसमें सम्मिलित किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी से संत समाज बहिष्कृत करे, क्योंकि ये आज राम भक्त का सहारा राम का सहारा ले रहे हैं और इसी ने ही राम भक्तों पर गोलियां चलाई। तो क्या परिवारवाद का विरोध सिवाय नारे से ज्यादा कुछ भी नहीं और कार्यकर्ता सिवाय रसूखदार परिवार का पिछलग्गू बनकर अपनी राजनीतिक जमीन टटोलता रहे, इसके अलावे उसके सामने भी कोई दूसरा रास्ता नहीं। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब परिवारों से निकलकर दूसरे परिवार यानी एक पार्टी से निकलकर कोई दूसरी पार्टी में चला जाए, वहां भी टिकट मिल जाएगा। जीतने के अगर जरा से भी चांस रहे तो कोई तीसरी पार्टी भी टिकट दे देगी। इन हालातों में कोई करप्ट हो, कोई क्रिमिनल हो, क्या फर्क पड़ता है? चुनाव के वक्त नारे लगा दीजिए कि खिलाफ कार्रवाई होगी और सत्ता में आने के बाद खामोशी। भारतीय लोकतंत्र का यह मिजाज एक नायाब तरीके से जब बीजेपी ने जिक्र किया परिवारवाद और वंशवाद के खिलाफ, अच्छा लगा। लेकिन क्या यह रिपोर्ट बीजेपी को अच्छी लगेगी? फर्रुखाबाद में बीजेपी विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी की पत्नी प्रभा द्विवेदी 2002 में चुनाव हार गई। बीजेपी से टिकट मिला था। 2007 में प्रभा द्विवेदी के बेटे सुनील दत्त द्विवेदी को टिकट मिला, वह भी चुनाव हार गए। 2012 में फिर सुनील दत्त द्विवेदी को ही टिकट मिला, फिर चुनाव हार गए। और 2017 में फिर सुनील दत्त द्विवेदी को ही बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। तो पार्टी में किसी नेता की साख क्या होती है, या कहें परिवारवाद का मतलब होता क्या है?
यह सुनील दत्त द्विवेदी की दावेदारी से समझा जा सकता है, जिन्हें हार के बाद भी टिकट मिलता रहा। और ऐसे में फर्रुखाबाद में संघर्ष करते बीजेपी कार्यकर्ता करे क्या? जो चाहते थे टिकट उन्हें मिले। कार्यकर्ता ये सोचता है कि कम से कम एक बार हम विधायक बने, पर पार्टी से हमने पहले टिकट मांगा भी नहीं और इस लायक पार्टी ने समझा भी नहीं। तो आदमी राजनीति करता, हर आदमी की इच्छा होती कि पार्टी से टिकट दे वो चुनाव लड़े। अगर पार्टी ने कभी भविष्य में मौका दिया तो पार्टी के सिंबल चुनाव लड़ेंगे। पार्टी से एक आध बार विषय पे बात हुई है कि कोई क्षेत्र मुझे दिया जाए जिससे मैं अपनी वहाँ तैयारी करूँ और वहाँ चुनाव दूँ। अगर हमें अपने पूरे कारोबार को सेट करने के बाद मौका मिलेगा, पार्टी चुनाव देगी तो जरूर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेंगे। तो कद्दावर नेता के बेटे के सामने इनकी क्या बिसात? ये तो कार्यकर्ता है और नेता के बेटे का प्रचार तो यूट्यूब पर चलता है, खूब चलता है। मेक इन इंडिया मिशन आदि आदि इन कल्याणकारी और जी नहीं, ये खूब नहीं चलता। प्रचार यूट्यूब वीडियो को अभी 500 बार ही देखा गया है, लेकिन नेता के बेटे हैं तो टिकट काटेगा कौन? फिर कार्यकर्ता चाहे जो कहे, लेकिन राजनीति में परिवार के रसूख, पैसे और संपर्क का मतलब है, जिसमें राजनीतिक परिवार का शख्स टिकट पाएगा ही। और कार्यकर्ताओं के सामने सिवाय प्रचार में जुटने के कोई दूसरा रास्ता होता ही नहीं। फिरोज खान, फर्रुखाबाद, आज तक। को साकार करने के लिए एक दिशा, एक मार्ग पर साथ साथ एक नई सुबह की ओर। क्या कीजिएगा, जो चुना जाता है उसे सेवक कहा जाए, बड़ा सेवक कहा जाए, महान सेवक कहा जाए, जनता का सेवक कहा जाए, मुश्किल है। सब कुछ तय है और उसके बाद आप सियासत में आते हैं। कोई धंधा सेट करके आता है, कोई परिवार के जरिए आता है, और इसी के बाद अगला सवाल खड़ा होता है, अगर हर बार सिर्फ परिवार, तो इसका असर हम दिखाते हैं। 70 वर्ष तो हो चले हैं आजादी के, लेकिन यूपी के गांव दर गांव कौन स्थिति से है, किन स्थितियों में वो जीते हैं, उन्हें चाहिए क्या? और मैनिफेस्टो कहता है या मैनिफेस्टो लागू कर दीजिए तो इस देश में हर कोई इतना रईस हो जाएगा कि अमेरिका भी पिछड़ जाए। क्यों? रिपोर्ट देखिए। हमारे जब से आजादी आई है, जब से अभी तक जितने नेता चुने गए हैं, हमारे गांव में किसी भी नेता ने कोई भी विकास नहीं कराया है। और न बिजली है, न पानी है, न हैंडपंप है, और न कहीं नाली है, न खंजा है, स्कूल टूटा हुआ, खंडर पड़ा हुआ है। जो मामला है, कोई सुविधा नहीं है इस गांव में। आज तक 20 साल हो गई, सब तो वो है, न कोई नाली, न तो पानी की वो आते सुविधा, न छईचा पड़ी, न लैट्रिन, न कोई बड़ी बूढ़ी की पेंसिल, न कुछ। तो आजादी के 70 बरस बाद भी जब गांव में न बिजली पहुंची, न पानी, सड़क का इंतजाम हो न सका, स्कूल की बिल्डिंग है तो टीचर नहीं, साफ सफाई का बुरा हाल और शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं, तो गांव वालों ने इस बार तय किया चुनाव बहिष्कार कर दिया जाए। वोट बहिष्कार, वोट बहिष्कार, हमारा विकास। दरअसल हाथरस के गांव गढ़ी हरबल के लोगों ने नेताओं से साफ कह दिया है वोट मांगने ही ना आए, क्योंकि हर 5 वर्ष में लखनऊ में सत्ता चाहे उनके वोट से बदल जाए, लेकिन गांव वालों का जीवन कभी नहीं बदला। तो हासरत ही क्यों, हमीरपुर जिले के चमरखन्ना गांव और आसपास के कई डेरों के लोगों ने भी तय कर लिया है इस बार वोट नहीं देंगे, क्योंकि रोजगार, काम सब कुछ दूर, यहाँ तक कि गांव से गुजरने वाली चंद्रावल नदी पर अरसे से पुल ही नहीं बन पाया। नतीजतन 15 किलोमीटर का चक्कर काटकर शहर जाना पड़ता है, जिससे बीमार गांव वालों की मौत पहले हो जाती है और शहर शव ही पहुंचता है। गांव की नदी में कई वर्ष से पुल नहीं बना है। गांव के व्यक्ति लोग 7 किलोमीटर पैदल चल करके अपने खेत में जाते हैं, बल्कि वो खेत गांव के नजदीक भी है। यहाँ की महिलाएं भी नदी पैर पैर के जाती हैं, हार में जानवर चराने के लिए चारा भी लाती हैं। यदि धोखा पड़ गया तो भी वहाँ पर बूढ़ के मर जाती हैं। हमारी मांगे और इस दर्द को तो कई बार विधायक से लेकर सांसद तक को कहा गया, लेकिन वोट मांगते वक्त सुना हर किसी ने, सत्ता में आने के बाद किया किसी ने नहीं। और गोंडा के वजीरगंज में बना ये पुल महीना भर हो गया टूटा पड़ा है। गांव वाले परेशान हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं, न मंत्री न संतरी। लोग गुस्से में हैं। वोट मांगते वक्त तो नेता हाथ पैर जोड़ते हैं, लेकिन उसके बाद किसी को कुछ याद क्यों नहीं रहता।
वोट मांगे के हुई तो दौड़ दौड़ के आई है, हाथ जोड़ी है, गोरे गिरी है, हे माँ हे दीदी हमें वोटवा दे दियो। और वोट लेके बाद जब बगल हो जाओ था तब तो मुँह नहीं झकते, तब जब गाँव उनके है तब क्या कही है, अरे वही तो हुआ गया है, वही तो दिल्ली गया है, वही तो आगरा गया है, वही तो यही नहीं है। हाँ अब सी वोट मांगे है, सब मिलकर चौखटे और बनकटवा, लल्लूपुरवा, लटहवा, कंगलापुर, लमती कहारन गाँव सब मिलकर मारा जैसा हम सब मीटिंग बनाया है। तो जरा कल्पना कीजिए, बेहद छोटी छोटी सी जरूरतें हैं, जिंदगी बेबसी के साथ जी जा रही है। ऐसे में इन गांव वालों को बड़े सपने कोई दिखा दे तो क्या कहेंगे? मंत्री संतरी इनकी बेबसी पर ठहाका लगाते हैं, यकीनन, क्योंकि जिस गांव में खाने के लाले पड़े हों उन्हें लैपटॉप से लेकर स्मार्टफोन मिल जाएगा, बिजली पानी घर सब कुछ मिल जाएगा, रोजगार भी मिल जाएगा और एक कमरे का मकान भी और दुधारू गाय भी मिल जाएगी। यानी हर राजनीतिक दल के मैनिफेस्टो को अगर इन गांवों पर लागू कर दिया जाए तो आपको जानकर हैरत होगी। सिर्फ ये गांव ही नहीं बल्कि यूपी के हर नागरिक के पास घर होगा, साफ पानी मिलेगा, बुजुर्गों के पास पेंशन होगी, राज्य में हर किसी के पास रोजगार होगा, जो बेरोजगार होगा उसके पास 18,000 रुपए भत्ता होगा। यानी हाथरस, हमीरपुर और गोंडा के जो गांव अपनी छिटपुट जरूरतों को पूरा न कर पाने पर चुनाव का बायकॉट कर रहे हैं, उनकी जरूरतें तो मैनिफेस्टो में पहले ही मानी जा चुकी है। यानी चमकते यूपी में अब जिंदगी चमकाने के लिए चुनावी मैनिफेस्टो है। इसकी चमक में खो जाइए, क्योंकि सड़क, बिजली, पानी, घर, रोजगार, खेती, मुआवजा सब कुछ इसी में दर्ज है। और लोगों के मुद्दे इस मैनिफेस्टो में इतने छोटे कि वाकई गालिब याद आ जाते हैं। तेरे वादे पे जिए तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। मुश्किल तो है, हम मैनिफेस्टो का जिक्र कर रहे हैं और जहन में देश का संविधान रेंगने लगा। क्या वाकई संविधान में जिन बातों का जिक्र है, जिस हक का जिक्र है, वो मिला, या संविधान की स्थितियों को उठाकर मैनिफेस्टो में डाल दिया गया और उसके बाद एक लॉलीपॉप हर चुनाव के वक्त थमा दिया जाता है? बहरहाल हम रोज दस्तक देते हैं। एक दस्तक पिछले हफ्ते हमने मरे हुए लोगों की दी थी, आज वो जिंदा हैं, मिलिए उनसे। क्योंकि इस दौर में जब कुछ भी कहीं नहीं पहुंचता और वहां का शख्स जिंदा होकर भी मान लिया जाता है कि वो मर चुका है, तो आप क्या कहेंगे? मैं रोज जाग तो जाता हूं, पर जिंदा क्यों नहीं? तो खबर दिखाने के 48 घंटे बाद ये तीनों दस्तावेजों में जीवित हो चुके हैं। रिश्वत के लिए फाइलों में पेंशनधारियों के नाम डेथ सर्टिफिकेट जारी कर जिस तरह जिंदा लोगों को ही जीते जी मालदा में मौत दे दी गई, और इन मामलों का खुलासा जब आज तक ने दस्तक में ही किया तो मालदा प्रशासन में हड़कंप मचा। खबर का असर हुआ और असर हाथ में जिंदा होने का ये सबूत है। ये वही कैलाश मंडल है। हफ्ते भर पहले तक जो दस्तावेजों में मर चुके थे, जिंदगी में सांस लेना भारी पड़ रहा था क्योंकि पेंशन बंद हो चुकी थी और पेंशन देने के लिए इनसे घूस मांगी गई थी और घूस न देने पर डेथ सर्टिफिकेट दे दिया गया। लेकिन अब कैलाश मंडल राहत में है। এখন আমি খুব খুশি আছি। আজ তাকের খবর শুনে কাগজপত্রে আমি জীবিত হয়েছি, এখন আমি জিন্দা হয়ে গেছি, আগে তো মরা ছিলাম। उसके बाद फिर जो आज तक में एक खबर वायरल हुआ, उसके बाद बहुत अच्छा है माहौल, और ऑर्डर भी आया है कल इनका भत्ता मिलने के लिए, ऑर्डर भी मिला है कल। जो ऑर्डर में लिखा हुआ है ये लोग जिंदा हो गया। तो इन तीन लोगों के साथ हुई धोखाधड़ी को आज तक ने दिखाया, और अच्छी बात यह है कि तीनों को ही फाइलों में जीवित किया जा चुका है और उनकी पेंशन भी शुरू हो चुकी है। वो लोग जिंदा है, उसका वेरिफिकेशन हो चुका है। उन लोगों को हम लोग चिट्ठी भी लिख दिया, विद इन 1 or 2 days हम लोग उन लोगों को जो बेनिफिट देना है वो लोग পেয়ে যাবে। I mean they will get their benefit। খবর পড়ে গিয়ে তুমি মৃত্যু ছিল, তার জিন্দা হবে কি পাওয়া কিছু হবে, টাকা যতদিন থেকে টাকা পাইনি ততদিন তুমি টাকা পাবে। लेकिन सवाल सिर्फ तीन का नहीं, बहुतेरे बुजुर्ग अब भी हैं जिनकी पेंशन पर रिश्वतखोर आंख गड़ाए बैठे। आज तक ने एक कोशिश की, लेकिन वाकई संघर्ष और लड़ाई लंबी है। उनकी जेब से जब कुछ नोट ताज़ा निकल आए तो मुर्दों की फहरिस्त से भी जिंदा निकल आए।
सवाल ये नहीं उठता है कि जो मुर्दा थे वो अब कागजी तौर पर जिंदा हो चले हैं, पर सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार इन मुर्दों की लिस्ट कब तक बढ़ती रहेगी, सिर्फ और सिर्फ प्रशासन के कुछ लोगों के स्वार्थ की वजह से। कैमरा पर्सन श्याम सुंदर घोष और मालदा में भास्कर राय के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक।